से हम ये बात कर लेते हैं कि एचआर क्या है। आपने जो है वो लोगों को इस तरह से मैनेज करना है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसके गोल्स को अचीव कर सकें। दैट्स इट। थ्रू पीपल यू आर गोइंग टू अचीव द गोल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआर इज बेसिकली बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एचआर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और कह लें कि सबसे पहला फंक्शन, क्योंकि एक बार एक गलत डिसीजन आपने ले लिया किसी को हायर करने का, आपने उसका फ्यूचर भी खराब कर दिया और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लायबिलिटी क्रिएट कर दी। तो ये जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है हमें बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि ठीक है किसी जॉब के लिए बंदे को ढूंढना है, कोई बात नहीं हायर कर लेंगे हम बंदे को, बट चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ये मेन जो है वो ट्रिक है। तो रिक्रूटमेंट और जो सिलेक्शन है उसमें क्या मेथड्स यूज होते हैं और किस तरह से हम जो है वो राइट टैलेंट फॉर द राइट जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, उससे भी पहले का एक जो फेज है दैट इज सीवी सोर्सिंग, कि आप किस जॉब के लिए कहाँ से सीवी सोर्स करते हैं। तो इट डिपेंड्स सबसे पहले तो कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो भी जॉब रोल की रिक्वायरमेंट आई है उसको आपने किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, ताकि आप अपने अभी जो एनर्जी और रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की भी, और आप राइट टैलेंट को ढूंढ सकें। तो सबसे पहले सबसे जरूरी चीज तो ये है कि आप सही प्लेटफॉर्म चूज करें। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू का प्रोसेस। इंटरव्यू के लिए आपके ख्याल में क्या प्रोसेस होना चाहिए? अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्विक करना है, इफेक्टिव करना है, एंड यू वांट टू राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी हो और लोग मेरिट पे हायर हो, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हायरिंग प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप डिफाइन कर लें कि ये हमारे पास जॉब रोल्स हैं, ये स्केल्स हैं, इतने स्केल तक, लेट्स सपोज असिस्टेंट मैनेजर तक अगर हायरिंग हो रही है तो एचआर और लाइन मैनेजर इन्वॉल्व होगा और मे बी एक क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। फिर प्रोसेस को आप डिफाइन इस तरह से करें कि बजाय इसके कि एचआर बैठ के शॉर्ट लिस्टिंग करे, एचआर को एग्जैक्टली नहीं पता कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, एचआर लाइन मैनेजर को एक एक्सेल शीट भेजें, वो शॉर्ट लिस्टिंग करें और एचआर इंटरव्यूज अरेंज करें। तो बेहतर तरीका यही है कि लाइन मैनेजर और एचआर एक ही इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर की जितनी भी पोजीशंस हैं उसमें +1 डिपार्टमेंट हेड को आप ऐड कर ले, और अगर उसमें आप 2 राउंड इंटरव्यू के करना चाहते हैं तो पहला लाइन मैनेजर और एचआर इंटरव्यू कर ले और दूसरा डिपार्टमेंट हेड और कोई भी क्रॉस फंक्शनल हेड उसमें ऐड हो जाए, और इवन सीईओ की अगर इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है तो वो भी ऐड हो जाए। जब एक दफा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो किया जाएगा रिक्रूटमेंट का, तो हमेशा आप सही टैलेंट को पिक करेंगे, हमेशा ट्रांसपेरेंसी होगी, फेवरेटिज्म नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर ऑब्वियसली अल्टीमेटली फेलियर के चांसेस भी कम हैं। तो let's switch to next slide. Performance management. Successful performance management is very much a shared responsibility between HR and line managers. एक चीज जो हमेशा एचआर पे डाल दी जाती है फ्रॉम लाइन, वो ये है कि एचआर ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबल है। एचआर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एचआर इज जस्ट एन एनेबलर। एचआर उनको इनेबल करती है, एचआर उनको एम्पावर करती है कि वो अपने लोगों को असेस कर सकें। तो इट्स अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी of line managers and HR performance management। पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल्स क्या होंगे और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को किस तरीके से पूरा प्रोसेस और पूरा साइकिल आपने लेकर चलना है, वो ऑब्वियसली HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है। आपने सबसे पहले तो जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में
लोग हैं उनकी ऑब्जेक्टिव सेटिंग करानी है विद अलाइनमेंट टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस गोल। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, हमारा तो अल्टीमेट मकसद यही है ना कि हमने लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाना है। हमने राइट लोगों को हायर कर लिया, उसकी हमने बात कर ली। अब वो लोग आ गए हैं, उन्होंने काम करना है, वो किस तरह करेंगे उसको हमने डिफाइन करना है और हमने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इनेबल करना है। अब अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, कि उसने क्या डिलीवर करना है, तो वो किस तरह डिलीवर करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ईयर के स्टार्ट में लोगों के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करें, उनको बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन के ये गोल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलाइन करें विद ऑर्गेनाइजेशंस गोल और उनके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें और ऑब्जेक्टिव्स की प्रॉपर वेटेज दें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स उनको दे दिए और हो सकता है कि उनमें से एक काम आसान हो और एक थोड़ा मुश्किल हो, और एक काम की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो और एक काम की रिलेटिवली उससे कम इंपॉर्टेंस हो। तो अपने जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं लोगों के, उनको प्रॉपर वेटेज दें। उसके बाद बात आ जाती है फीडबैक सेशंस की। फीडबैक सेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। लोग पूरा साल काम करते, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद जब उनका टाइम आया फीडबैक का, अप्रेजल का, लाइन मैनेजर कुछ और सोच रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। वो कह रहे जी आपने तो ये कहा था अचीव करना है, मैंने तो ये अचीव कर लिया है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर तो वो बहुत बड़ी है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में फीडबैक सेशन एक रखना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स पे, और अगर इतना बड़ा साइज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का तो हर क्वार्टर के बाद फीडबैक सेशंस होने चाहिए, ताकि लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें थ्रू लाइन मैनेजर्स फीडबैक कि वो एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ जा रहे हैं और उनको आगे फर्दर कहाँ जाना है और किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। उसके बाद फिर अप्रेजल्स का टाइम आ जाता है। अप्रेजल जो है दैट शुड बी, उसका प्रोसेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अनबाइस्ड हो सके, और ऑब्वियसली उसके अंदर प्रॉपर एस्केलेशन का प्रोसेस होना चाहिए कि अगर किसी, पहली बात तो ये कि एम्प्लॉइज खुद को खुद रेट करें और उसके बाद लाइन मैनेजर उनको रेट करे। बट इफ स्टिल दे विल फील कि उनकी रेटिंग सही नहीं हुई है, सो दे शुड हैव एन एस्केलेशन प्रोसेस जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट हो टू HR, ताकि उनके साथ जो है वो जस्टिस हो सके। उसके बाद जब अप्रेजल्स हो गए, हमने डिफाइन कर लिया कि लोगों की रेटिंग्स क्या है, कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, तो वक्त आ जाता है टैलेंट मैनेजमेंट का। टैलेंट मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपके जो भी एम्प्लॉइज हैं उनका जो अप्रेजल था उसकी बेस पर, और प्लस जो उनका आगे नेक्स्ट ईयर के लिए पोटेंशियल है उसकी बेस पर आपने उनके लिए क्या प्लान्स बनाने हैं। जो लोग वीक हैं, लेट्स सपोज अगर 5 की रेटिंग में जो लोग 1 या 2 रेटिंग पर आते हैं, इसका मतलब है कि उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप उनके परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनाएंगे विद लाइन मैनेजर्स। और जो लोग जो है वो 4 या 5 की रेटिंग पे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं और आपने उनके लिए फर्दर जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं। फिर यहीं पर इसी फेज पर आप देखते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल रिसोर्सेज कौन से हैं जो अगर छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है, पीछे बैकअप है या नहीं है। आप उनका बैकअप क्रिएट करते हो, आप देखते हो। और बैकअप कैसे क्रिएट करते हो? परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान्स के थ्रू। तो आप, और बहुत दफा ऐसा भी होता है, इट्स अगेन अ टिप, कि जब आप आइडेंटिफाई करते हो क्रिटिकल रिसोर्सेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको रियलाइज होता है कि ये बंदा तो छोड़ के चला गया, हमारा तो मतलब इतने अरसे के लिए काम सफर करेगा और हमारे पास इसका कोई बैकअप भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे? इसका तरीका ये है कि आप फौरन उसका बैकअप क्रिएट करें,
हर एक तो हर क्रिटिकल रिसोर्स का बैकअप होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है आप उसका नोटिस पीरियड इंक्रीज कर दें। अगर 1 मंथ है उसको 3 मंथ्स कर दें, ताकि अगर वो नोटिस सर्व करता है तो एटलीस्ट पूरा काम हैंड ओवर करके जा सके। लर्निंग एंड डेवलपमेंट मोस्टली ड्राइव होती है आफ्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जब एक दफा आपका अप्रेजल प्रोसेस हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप लाइन मैनेजर्स के साथ बैठते हो और जब आप ये डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हो स्पेशली, तो आपको पता चलता है कि किस रिसोर्स को किस ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर आप ट्रेनिंग्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हो और फिर आप ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ जाते हो। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट अगेन जो है वो बहुत बहुत लंबा और बड़ा टॉपिक है और ऑब्वियसली उसके लिए भी हमें बहुत टाइम चाहिए, बट उसकी भी मैं बेसिक्स कवर करूंगी। कॉम्पनसेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी इंक्लूडेड नहीं होती। कॉम्पनसेशन में अदर बेनिफिट्स वो सब कुछ भी इंक्लूडेड है। फिर कॉम्पनसेशन को आपने डिजाइन इस तरीके से करना है कि आपकी इंटरनल इक्विटी भी हो, इंटरनल फेयरनेस भी हो और आप कंपटीशन के साथ भी मैच कर सकें, क्योंकि इंटरनल रिसोर्सेज को आप तब तक मोटिवेटेड रख सकते हैं जब तक उनकी आपस में फेयरनेस होगी, इक्विटी होगी। और बाहर से टैलेंट को जब आपने अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपैटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं। वेरी कंपैटिटिव सैलरी रेंजेस, जिससे आप अपने इंटरनल लोगों को भी मैच कर सकें और जब आप ऑफर दे रहे हैं तो उसको भी, ये नहीं कि आपकी फीलिंग पे आपने ऑफर दे दी है कि इसको जो है वो 60,000 ऑफर कर देते हैं। यू शुड हैव प्रॉपर सैलरी रेंजेस एज पर योर कंपैटिटर्स, जो भी आपके बिजनेस के कंपैटिटर्स हैं। और आपने और फिर उस बिजनेस में ऑब्वियसली हर जॉब रोल की सैलरी रेंजेस आप उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। फिर बात आ जाती है अदर बेनिफिट्स की। अदर बेनिफिट्स को आपने इस तरीके से प्लान करना है पूरे पैकेज को। अब देखें आजकल क्या हो रहा है कि सैलरी जो है ना खाली उसकी गेम नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स पैकेजेस बनाएं। किस तरह कि अगर कोई ऐसा टैलेंट है जो हायर करने से पहले आपको लग रहा है कि मार्केट में मुश्किल से मिल रहा है और हमें मिल गया है, उसको साइनिंग बोनस ऑफर करें, उसके साथ बॉन्ड साइन करें 2 साल का, उसको हायर कर लें। इसी तरह अगर आपने कोई सेल्स का बंदा हायर किया है, सैलरी उसको जितनी भी आप दे रहे हैं उसके साथ एक परसेंटेज रखें प्रॉफिट की, उसके टारगेट्स की। तो आपने जितने भी पैकेज हैं उनको बड़ा स्मार्टली, इनोवेटिवली बनाना।